नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संघी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार के लोग इस समय लेखक और के जो पत्रकार हैं और लेखक हैं, उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ रखी है। वे हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को संघी साबित करने में जुटे हुए हैं। वे उन पर अपनी विचारधारा का ठप्पा लगाकर उनकी विरासत को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। इस समय कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उनके निशाने पर हैं। वे उन्हें हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए तमाम तरह की तिकड़में कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये वही प्रेमचंद हैं जिनकी कहानियों पर आधारित नाटकों के खिलाफ संघियों ने हिंसक अभियान भी छेड़े हुए थे। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रेमचंद और उनके कथा साहित्य में क्या ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर उन्हें हिंदुत्ववादी कहा जा सके? या वो दरअसल तो हिंदुत्व के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें इस तरह से पेंट करके उन्हें अपना साबित करने की कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव जी हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि ये सब कुछ क्यों चल रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, एजेंडा इसके पीछे क्या है। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो इस प्रवृत्ति के बारे में बताइए, ये क्या हो रहा है, किस पैमाने पर हो रहा है? मुंशी प्रेमचंद को अपनाने की होड़ क्यों शुरू हो गई इनमें? मुकेश जी, दरअसल जो भगवा खेमा है, उस भगवा खेमे में न विभूतियां हैं, न बड़े व्यक्तित्व हैं। और कारण ये है कि स्वाधीनता आंदोलन में भी इनकी हिस्सेदारी नहीं रही। और जो इनकी राजनीति है, संकीर्ण हिंदुत्व की राजनीति, उसके चलते न बड़ा साहित्यकार इनके साथ कभी जुड़ा रहा है, न बड़े राजनेता जुड़े रहे हैं। इसलिए ये लगातार अधिग्रहण करते रहे हैं और कुपाट भी करते रहे हैं। कभी उन्होंने सरदार पटेल का किया, बाबा साहब अम्बेडकर का किया, भगत सिंह का किया। अब उसी श्रृंखला में वो प्रेमचंद को अपनाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद का लेखन और प्रेमचंद के विचार इतने स्पष्ट हैं कि इनके द्वारा अपनाए नहीं जा सकते। इसलिए ये कुछ ऐसी बातें, जैसे कि अभी पिछले दिनों एक सिलसिला शुरू हुआ कि प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ का जो स्थापना सम्मेलन था 1936 का, उसमें जो है अध्यक्षीय भाषण दिया ही नहीं, या वो संयोग से वहां चले गए थे। तो दरअसल इस तरह की बातें करके ये कुहासा फैलाना चाहते हैं नई पीढ़ी के बीच में और लोगों के बीच में। यानी कि प्रेमचंद की जो सार्वकालिक उपस्थिति है, प्रेमचंद की जो एक जिसे कहा जाए कि सर्वस्वीकृत उपस्थिति है, उस पर एक जो है वैचारिक ग्रहण लगाना चाहते हैं। जहां तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है, ब्राह्मणवाद की बात है, तो प्रेमचंद अपने समय में यानी 1936 में वे नहीं रहे, आजादी के 11 वर्ष पूर्व, लेकिन लगातार वो ब्राह्मणवाद, हिंदुत्ववाद, इस पर अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने वैचारिक लेखन के माध्यम से इसको प्रश्नांकित करते रहे। उन्होंने एक लेख लिखा था, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? इस लेख में उन्होंने ये इंगित किया था कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उस वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना ही जो है हमारा दायित्व होना चाहिए। और देखिए, प्रेमचंद के जीवन में भी ये हुआ। प्रेमचंद के जीवन में प्रेमचंद को ब्राह्मण द्रोही कहा गया, हिंदू द्रोही कहा गया, घृणाकर प्रचारक कहा गया। तो प्रेमचंद इसका लगातार जवाब देते रहे। यानी जब उन्हें घृणाकर प्रचारक कहा गया तो उन्होंने कहा कि जीवन में घृणा का स्थान, इस शीर्षक से एक लेख लिखा और कहा, अगर हमको एक जन्म अगर और मिले तो भी मैं ये काम जो है, जो पुरोहितवाद है, जो पाखंड है, जो हिंदू धर्म की ये सब चीजें हैं, इनकी मैं खिलाफत करता रहूंगा। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहानी लिखी थी मोतीराम शास्त्री, यहीं लखनऊ में रह करके, तो उन पे जो है मुकदमा भी किया गया और उन पे अवमानना का मुकदमा चलाया गया। तो इस तरह की चीजें बार बार होती रही हैं। और ये जो नया शुरू हुआ है, देखिए, हमको आपको सभी को मालूम है कि पांचजन्य ने अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है प्रेमचंद पर विशेषांक प्रकाशित किया था। तो उस प्रेमचंद के विशेषांक में प्रेमचंद को राष्ट्रवादी सिद्ध करने की एक मुहिम की गई थी और कमल किशोर गोयनका तब थे, उन्होंने ही पुरोहिताई की थी इस यज्ञ की। तो ये सिलसिले लगातार चलते रहे हैं। और क्योंकि प्रेमचंद जो हैं एक ऐसे लेखक थे, एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कि एक जिसे कहा जन बुद्धिजीवी की भूमिका का भी निर्वाह किया था। तो इनकी जो जन बुद्धिजीवी की भूमिका जो उनकी थी,
और अगर उनका वैचारिक लेखन जो है सामने आ जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो बड़ी कठिनाई, बड़ी दिक्कत है। इसलिए जो एक हिंदुत्ववादी विचार है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो लगातार उन पर जो उनको अपनाना चाहते हैं। दरअसल हमला तो किया नहीं जा सकता प्रेमचंद पर, तो प्रेमचंद को संदर्भों से अलग करके, यानी जहां-जहां हिंदू नाम आया है, जहां-जहां इस तरह की चीजें आई हैं, वहां ये प्रेमचंद को जो संदर्भित करके उद्धृत करते हैं। तो जैसा आपने बताया वीरेंद्र जी कि प्रेमचंद का साहित्य और प्रेमचंद का जीवन इतना पारदर्शी और इतना स्पष्ट है कि उसमें हिंदुत्ववाद को ढूंढा ही नहीं जा सकता, वो वहां है ही नहीं। फिर भी जी। कैसे हिंदुत्व तलाश रहे हैं, कैसे प्रेमचंद पर हिंदुत्व का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरा समझाइए। दरअसल देखिए, प्रेमचंद तो यहाँ तक जो है एक धर्म को लेकर के सचेत थे कि जब कल्याण पत्रिका के संपादक और उसके प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोद्दार ने प्रेमचंद से कहा कि हमारी पत्रिका में सारे बड़े साहित्यकार लिख रहे हैं, सारे लेखक लिख रहे हैं, आपने अभी तक कोई लेख नहीं लिखा। तो प्रेमचंद ने कहा कि भाई, ये तो आपकी धार्मिक पत्रिका है, इस धार्मिक पत्रिका में लिखने का मेरा कोई स्थान नहीं बनता, और मेरी समझ में नहीं आता मैं किस विषय पर लिखूं, क्योंकि ये हिंदू धर्म पर केंद्रित पत्रिका है। इसी तरह जब तुलसी जयंती का मसला आया और बनारसी दास चतुर्वेदी ने कलकत्ता में तुलसी जयंती के आयोजन पर उन्हें बुलाया, तो वहां भी उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं सही कहूं तो ये है कि हमने रामचरितमानस का आद्योपांत पाठ नहीं किया है, और तुलसी जिस तरह से एक पराभौतिक और पारलौकिक चीजों को दिखाते हैं रामचरितमानस में, मैं उसे नहीं मानता। तो ये उचित नहीं होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने रामचरितमानस का आद्योपांत पाठ न किया हो और जो तुलसी की उन अवधारणाओं को भी न मानता हो, वो तुलसी जयंती की अध्यक्षता करे। अब जहां तक ये इस सब के बावजूद अगर प्रेमचंद को एक अपनाने की बात है, तो ये एक दुराग्रह वाली बात है। देखिए, हमारे और प्रेमचंद के बीच में लगभग 125 150 सालों का अंतराल है। 1936 में वो नहीं रहे, और उनका वो दौर, यानी कि अगर आज के दौर के संदर्भ में हम उस दौर को याद करें, 20 और 30 के दशक में याद करें, जहाँ की एक हिंदू मुस्लिम दुराव था, हिंदू मुस्लिम एक जिसे कहा जाए कि जो गांधी का जो आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन, और उसके साथ साथ उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन जोड़ा था, उसको लेकर के कुछ मतभेद हुए थे, और उसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में बड़ा वैषम्य बढ़ा था। उस दौरान प्रेमचंद ने कम से कम जो है लगभग 50 छोटी बड़ी टिप्पणियां की थी, जिसमें इस जो हिंदू कट्टरवादी थे, इन हिंदू कट्टरवादियों को प्रश्नांकित किया था, और उन्होंने कहा था कि स्वाधीनता की या स्वराज की पहली शर्त जो है हिंदू मुस्लिम एकता है। तो अगर हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार न रही, तो वो स्वराज अर्थहीन होगा, वो बेईमानी होगा। उसी संदर्भ में उन्होंने करबला जैसा नाटक लिखा, हिंदू मुस्लिम एकता जैसा लेख लिखा, और पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक जीवनी पर भी एक लेख लिखा था। तो इस तरह लगातार, और उस दौरान में देखिए कुछ ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुई जिसमें कि इस्लाम को, पैगंबर मोहम्मद को कुछ एक जहरीली बातें लिखी गई थी। प्रेमचंद ने, यानी कि आचार्य चतुर्सेन ने एक लेख लिखा था, पुस्तक थी इस्लाम का विश्व वृक्ष। उन्होंने चतुर्सेन को डांट पिलाते हुए कहा था, ऐसी पुस्तकें समाज में विग्रह फैलाती हैं, ऐसी पुस्तकों को दियासलाई दिखानी चाहिए, और चतुर्सेन जी को आगाह किया था कि आप इस तरह की उससे बचें। उसी दिनों एक पुस्तक रंगीला रसूल प्रकाशित हुई थी, उसके खिलाफ भी, यानी जो इस तरह का जो सारा लेखन था, प्रेमचंद एक योद्धा की तरह, एक जन बुद्धिजीवी की तरह उसमें एक हस्तक्षेप कर रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर गोदान में दाता दीन का प्रसंग है, पंडित दाता दीन का प्रसंग है, अगर पंडित दाता दीन उसमें कहते हैं इनसे, होरी से, कि तुम सूद भय, यानी शूद्र, तुम शूद्र हुए तो क्या, हम बावन हुए तो क्या। तो अगर इस उक्ति को इस्तेमाल करें हिंदुत्व के समर्थक कि भाई प्रेमचंद तो एक शूद्र और ब्राह्मण के बीच में कोई फर्क नहीं मानते थे, और उसमें ये उक्ति है, या अगर जो है दूसरे इस तरह के, मान लीजिए कि सदगति कहानी है,
सदगति कहानी को कभी भी जो है एक वो ब्राह्मणवाद की आलोचना के रूप में ही उसे पढ़ा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि सदगत कहानी या ठाकुर का कुआं कहानी, इस तरह की कहानियों को जो कि ब्राह्मणवाद की भी आलोचना है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था की भी आलोचना है, उनकी अनदेखी करके अगर पंच परमेश्वर जैसी कहानी यानी वो पेश की जाए कि साहब पंच में एक मुस्लिम भी शामिल था, एक हिंदू भी शामिल थे, और इसको इस तरह पेश किया जाए कि भाई प्रेमचंद तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द के समर्थक थे। निश्चित रूप से प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम सौहार्द के समर्थक थे, लेकिन जो हमारे देश की जो वर्णाश्रमी सामंती व्यवस्था थी उसको लगातार प्रश्नांकित करते थे, उसके विरुद्ध वो खड़े हुए थे। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्रेमचंद की वे रचनाएं दृश्य ओझल की जा रही हैं, जिनमें भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है उसको प्रश्नांकित किया गया है। अब जैसे ईदगाह कहानी है, ईदगाह कहानी यानी कि ईदगाह कहानी की चर्चा की जाती है कि भाई प्रेमचंद ने लिखा, तो वो भी एक सामाजिक सौहार्द के रूप में, कहानी के रूप में पेश किया जाता है। अब जैसे एक उनकी कहानी है बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी को 1910 में प्रेमचंद ने लिखा था, तो प्रेमचंद की जो लेखन यात्रा है 1936 तक चली। तो बड़े घर की बेटी के बाद उन्होंने बेटों वाली विधवा सरी की कहानी भी लिखी, लेकिन बड़े घर की बेटी को इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो हिंदू परिवार की व्यवस्था के समर्थक थे। उसमें हिंदू परिवार की जो बहू थी, उस बहू से जैसे प्रेमचंद कहलाते हो कि परिवार की सुरक्षा के लिए वो जो है त्याग करती है। लेकिन बेटों वाली विधवा कहानी जिसमें कि मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया जाता है, या गबन कहानी गबन उपन्यास में भी जो मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया जाता है, तो हो ये रहा है कि ये रचनाएं जहां मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया जा रहा है, जहां वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रश्नांकित किया जा रहा है, जहां ब्राह्मणवाद को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसको चर्चा से बाहर किया जा रहा है। और ऐसी कहानियां, मान लीजिए गुल्ली डंडा कहानी ले लीजिए या बड़े भाई साहब कहानी ले लीजिए, तो कुछ निरापद कहानियां, यानी कि एक लेखक होता है, प्रेमचंद ने 200 से अधिक कहानियां लिखी, तो एक लेखक जिसने इतनी कहानियां लिखी हैं, कुछ सामान्य स्थितियों की कहानियां हैं, लेकिन जहां उसके सामाजिक विचार सामने आते हैं तो उन सामाजिक विचारों को अनुपस्थित करके निरापद कहानियों के माध्यम से जो है प्रेमचंद को पढ़े जाने की और प्रेमचंद को पढ़ाए जाने की कोशिश भी है। और देखिए मतलब कि इन दिनों जी, यह भी हुआ है जो कि पाठ्यक्रम में जो ऐसी चीजें शामिल की गई थी उन चीजों को बाहर किया जा रहा है और कुछ ऐसी चीजों को शामिल किया जा रहा है जिससे कि प्रेमचंद के वास्तविक विचार, प्रेमचंद का वास्तविक चिंतन जो है प्रकट न हो। तो ये एक सेलेक्टिव अप्रोच है। हम ये कह सकते हैं कि जो सूट कर रहा है उसको निकालकर उसी से पेंट कर दो प्रेमचंद को, बाकी को बाहर कर दो और वही हमारे प्रेमचंद बन जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेलेक्टिव रीडिंग की जा रही है। अब देखिए प्रेमचंद ने राम कथा पर भी लिखा, यानी राम कथा का मतलब बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी राम कथा। लेकिन उस राम कथा में राम को कोई ईश्वरीय अवतार के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। और उसमें बहुत सी चीजें, यानी कि एक राजा जो है वो उसमें मनुष्योचित गुण क्या होने चाहिए, इस तरह से, यानी बच्चों को, यानी उसमें राम की कथा कहते हुए भी उसमें वो अपना तर्क या एक जिसे कहा जाए कि वैज्ञानिक सोच उस अनुपस्थित नहीं है उसमें। उसमें राम को एक पारलौकिक व्यक्ति के रूप में नहीं पेश किया गया है, एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। तो प्रेमचंद का ऐसा लेखन भी है। तो जो सिलेक्टिव रीडिंग की जा रही है या जो है चुन करके जिन चीजों को अनुपस्थित किया जा रहा है। और देखिए अच्छी बात यह है कि जो सवाल किए जा रहे हैं, जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की या नहीं की, इसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पुस्तक मौजूद है। यानी सज्जाद जहीर ने रोशनाई पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि प्रेमचंद लखनऊ कैसे आए, स्टेशन से उनके घर कैसे पहुंचे, सम्मेलन में कैसे गए, और जब प्रेमचंद ने वहां पर अपना भाषण पढ़ना शुरू किया, यानी उन्होंने लिखा कि भाई वो लगभग 45 मिनट लगे उनको वो भाषण प्रस्तुत करने में, और वो थोड़ा क्लिष्ट उर्दू में लिखा हुआ भाषण था। तो सज्जाद जहीर ने ये लिखा कि उसमें बहुत से लोग सुन रहे थे, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको क्लिष्ट उर्दू नहीं समझ में आ रही थी, उसके बावजूद
जिस तरह से प्रेमचंद पढ़ रहे थे उससे लोग प्रभावित हो रहे थे। अब सवाल यह है कि कितने मिनट में पढ़ा, कितने पेज में वो होता, यानी उन्होंने ये भी लिखा कि लगभग 15 पृष्ठों का वो भाषण था। तो जब इतने तथ्य मौजूद हो उसके बावजूद कहा जा रहा है कि प्रेमचंद तो भाषण वहां उन्होंने कोई पढ़ा ही नहीं, लिख करके ले गए थे, लेकिन वो आंसू भाषण दिया। और देखिए ये तो इस दौर में यानी कुछ लेख एक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं ये पहली बार ये प्रयास नहीं हुआ। अज्ञेय ये काम 1980 में कर चुके थे, यानी जब प्रेमचंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी उन्होंने एक लेख लिखा, प्रेमचंद की प्रशंसा में लेख लिखा, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। लेकिन उस उपन्यास सम्राट प्रेमचंद में उन्होंने एक बात ये लिख दी कि प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ के उस सम्मेलन में तो गए थे, लेकिन जो भाषण लिख के ले गए थे वो भाषण उन्होंने पढ़ा नहीं, और उसमें कारण भी उन्होंने बता दिया। यानी कि अज्ञेय स्वयं वहां शामिल नहीं थे। सज्जाद जहीर जो कि संस्थापक महासचिव थे, उस सम्मेलन के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने रोशनाई में ये सब लिखा। लेकिन अज्ञेय ने कहा कि प्रेमचंद ने इसलिए वो भाषण नहीं पढ़ा कि लोग उनके विचारों का इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि वो प्रेमचंद जो कि उन्होंने अध्यक्षता भी की, और अध्यक्षता के बाद सज्जाद जहीर से उनका पत्र व्यवहार हुआ, तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर में आया था, मैं चाहता था कि प्रगतिशील लेखक संघ की एक इकाई कायम कर दूं, अब मैं पटना जाऊंगा, वहां भी मैं इकाई कायम करने की कोशिश करूंगा, और आप मेरे भाषण का जो उर्दू भाषण है वो भी भेज दीजिए, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा भेज दीजिए। तो जो व्यक्ति शहर शहर में प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई कायम करना चाहता था उसके बारे में उन्होंने भाषण ही नहीं दिया। दूसरी बात यह कि जो वो भाषण है महज एक अध्यक्षीय भाषण नहीं है, वो हिंदी साहित्य की दशा दिशा तय करने वाला था। तो अगर उस भाषण में कही गई बातें जो है हिंदी साहित्य की मुख्य धारा द्वारा स्वीकृत कर ली जाए या भारतीय साहित्य की मुख्य धारा द्वारा स्वीकृत कर ली जाए, तो बहुत सी विभूतियां उससे खारिज होती हैं और एक साहित्य की दिशा तय होती है। तो ये प्रयास देखिए हमेशा से होते रहे हैं, और अब जो है इस दौर में जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास यह भी है कि प्रेमचंद की उन रचनाओं को भी अनुपस्थित किया जाए, उन विचारों का भी अनुपस्थित किया जाए। ये सचमुच बहुत चिंता की बात है। क्या इसमें एक एंगल ब्राह्मणवाद का भी है कि ब्राह्मणवाद के विरोध में जो कुछ लिखा है प्रेमचंद ने, उस पर जो अटैक किया है उसको भी कैसे किनारे कर दिया जाए, वो बाहर कर दिया जाए लोगों की नजरों से। तो एक ये षड्यंत्र भी इसके पीछे चल रहा है हिंदुत्ववाद को थोपने के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए अब इस दौर में जिसे कहा जाए कि ये मनुस्मृति की वापसी का दौर है, वर्णाश्रम व्यवस्था को जिसे कहा महिमा मंडन का दौर है। तो एक ऐसे दौर में प्रेमचंद का वो लेखन, अब सवाल ये है कि अगर सदगत कहानी या इस तरह की जो दूसरी कहानियां, बाबा जी का भोग या इस तरह की कहानियां, सवा सिर गेहूं, इस तरह की अगर कहानियां सामने आएंगी तो एक धर्म के आधार पर जो शोषण की व्यवस्था स्थापित है उसका एक खुलासा होगा। यानी आप देखिए गोदान तो ऐसा उपन्यास है, उसको अधिकांश लोगों ने पढ़ा है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रमों में शामिल है, लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरह पढ़ाया जाता है। यानी कि किसान को भारतीय किसान की महागाथा के रूप में तो प्रस्तुत किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो किसान कौन था? वो किसान एक शूद्र किसान था, अपने हाथ से जो हल्के खेती करता था, और उसके शोषण का कारण महज कर्ज लेना नहीं था, उसके शोषण का कारण यह भी था कि दातादीन जैसा पुरोहित, यानी दातादीन जो पुरोहित से महाजन बन गया, होरी किसान से मजदूर बन गया, इसके पीछे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी तंत्र है, वो कैसे जिम्मेदार है, इसका खुलासा भी उस गोदान उपन्यास में होता है। और मैं बार बार उल्लेख एक उनके लेख का करता हूं, अभी भी मैंने उसका उल्लेख किया था कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जिसमें यह था कि वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। इधर हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि प्रेमचंद के जो निबंधों के जो नए संकलन आ रहे हैं, प्रेमचंद के विचारों के जो नए संकलन आ रहे हैं, उनमें यह जो है, यानी क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को उखाड़ फेंकनी बात कही गई है, ये अनुपस्थित, ये लेख अनुपस्थित किया जा रहा है। तो एक जिसे कहा जाए सोची समझी नीति के अंतर्गत, सोचित समझित षड्यंत्रों के अंतर्गत जो है प्रेमचंद का एक ऐसा पाठ
प्रेमचंद की ऐसी सहज प्रस्तुत की जाए कि प्रेमचंद के जो विचार हैं, जो समाज की व्यवस्था को प्रश्नांकित करते हैं, वो न सामने आए, न पढ़े जाएं और न पढ़ाए जाएं। क्या इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे कोई है तो अब उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की होड़ मच जाती है, बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं कि हम तो उनके ये थे, हम उनके ये थे। ये अब प्राय प्रेमचंद की जो विरासत है या हिंदी साहित्य की विरासत भी इसको अगर विस्तार के साथ कह लें, क्या उस पर कब्जा करने की होड़ है? उसको कैसे ये अपनी साबित कर दें, ये चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसको लेकर के कुछ बड़े गंभीर प्रयास भी हुए हैं और कुछ ऐसे प्रयास भी हुए हैं कि जो कि एक संघी प्रयास हुए हैं। तो संघी प्रयासों के माध्यम तो जैसे कमल किशोर गोयनका जैसे लोग रहे हैं, लेकिन जो इसके गंभीर प्रयास हुए, देखिए प्रेमचंद के निधन के बाद और स्वाधीनता के बाद जो है, इस बात का भी प्रयास किया गया कि प्रेमचंद की परंपरा नाम की कोई चीज नहीं है। और निर्मल वर्मा, हिंदी के एक इतने बड़े लेखक, चिंतक और विचारक, उन्होंने ये लेख लिखा और ये दोहरा करके लिखा, कई कई बार लिखा कि अब प्रेमचंद की परंपरा जैसी कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है वो साहित्य की परंपरा है। सवाल ये है कि प्रेमचंद की परंपरा से ये दुराव क्यों, प्रेमचंद की परंपरा से डर क्यों? तो अगर प्रेमचंद की परंपरा जो है सही संदर्भों में व्याख्यायित की जाएगी, संदर्भित की जाएगी, तो उसका जो एक भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है, वो सामाजिक संरचना जो है खुल करके सामने आएगी। निर्मल वर्मा वर्णाश्रम व्यवस्था को कहते थे कि वो प्रदत्त है, वो दी हुई है और हर एक को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, ये निर्मल वर्मा का मानता। प्रेमचंद की मान्यता थी कि वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो अब प्रेमचंद को धार्मिक प्रतीकों में बांधने की कोशिश जो है गंभीर लेखकों द्वारा की, यदि निर्मल वर्मा द्वारा भी ये प्रयत्न किया गया कि होरी की आकांक्षा गाय खरीदने की नहीं थी गोदान में, बल्कि होरी की आकांक्षा गोदान करने की थी। तो अगर गोदान का पाठ होरी की गोदान की आकांक्षा के रूप में किया जाएगा, तो समूचा गोदान जो है धार्मिक संदर्भों से अनुप्राणित हो जाएगा। तो एक इस बात की पूरी कोशिश की गई है और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब प्रेमचंद की परंपरा की बात की जाती है, तो उस प्रेमचंद की परंपरा में राहुल सांकृत्यायन भी होते हैं, यशपाल भी होते हैं, बाबा नागार्जुन भी होते हैं, फणीश्वरनाथ रेण भी होते हैं। यानी ऐसे सारे लोग जिन्होंने कि वर्णाश्रम, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को प्रश्नांकित किया। और जो देखिए प्रेमचंद ने अपने लेखन के साथ साथ, अपने वैचारिक लेखन के साथ साथ यह स्थापना भी दी कि भाई वर्ण और वर्ग से मुक्त होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिकास्ट डिक्लास। तो जो डिकास्ट और डिक्लास होने की बात प्रेमचंद ने अपने वैचारिक लेखन द्वारा, अपने साहित्यिक लेखन द्वारा की थी। आजादी के बाद के वर्षों में वो परंपरा कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक तो चली, लेकिन मैं ये बात मुझे आज लगता है कि वर्ण और वर्ग से जो मुक्त होने की परंपरा थी, उसकी वापसी हुई है, खासकर तब से जबकि दलित विमर्श सामने आया। तो प्रेमचंद के साहित्य में दलित विमर्श भी था, स्त्री विमर्श भी था, लेकिन आज के समय में जब से दलित विमर्श या दलित वैचारिकी सामने आई है, दलित वैचारिकी के सामने आने के बाद हिंदी साहित्य के मुख्य धारा के काफी बड़ा संख्या ऐसे लेखकों की है जो कहती है कि अगर दलित द्वारा दलितों का लेखन किया जा रहा है, तो हम क्यों दलित लेखन करें। यद्यपि विडंबना यह भी है कि प्रेमचंद ने जिन दलित पात्रों को और स्थितियों को अपने साहित्य में स्थान दिया, प्रेमचंद पर निशाना जो है उस दलित विमर्श द्वारा भी साधा गया। लेकिन कुतर्कों की तो कोई सीमा नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर प्रेमचंद को सामन का मुंशी सिद्ध किए जाने की कोशिश होगी कुतर्कों के साथ या संदर्भों से अलग करके, वो कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन आज जो प्रेमचंद को खाली सवालों के घेरे में नहीं, प्रेमचंद के विचारों को पूरी तरह से जो नकारने की जो एक कोशिश है, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा और जो हिंदुत्व का जो एक सांस्कृतिक अभियान है, जो इनके संगठनों के द्वारा भी होता है, इनके पत्रकारों द्वारा भी होता है, इनके बुद्धिजीवियों द्वारा भी होता है। ये देखिए, ये सोचने की बात है कि एक समाचार पत्र लेख छापता है
और प्रमाण पत्र मांगता है कि आप जो है कागज लाइए, यानी कागज मांगने की आदत इनकी पड़ गई है। तो अब प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद की, इसका भी कागज मांगा जा रहा है। तो इनके जो मंतव्य हैं, इनके इरादे हैं, उसको समझा जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेमचंद को इतनी विराट उपस्थिति है, वह मतलब विचार के रूप में भी और एक साहित्यिक लेखन के रूप में भी, कि उनको जो है अनलिखा नहीं किया जा सकता, उनको समेटा नहीं जा सकता, उनको मिटाया नहीं जा सकता। थोड़े समय के लिए एक धुंध पैदा की जा सकती है, लेकिन धुंध और कुहासे का जीवन बड़ा नहीं होता। बस आखिरी सवाल है और छोटा सा जवाब कि क्या आपको लगता है ये तो जो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी खेमा है उसका अभियान है, लेकिन जो उस खेमे में नहीं है और जो हिंदी साहित्य का मुख्य धारा है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता के हैं और प्रेमचंद को उसी रूप में प्रस्तुत करते रहे और करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे हिंदुत्ववादियों की। हाँ, ये ठीक है। दरअसल देखिए मुकेश जी, प्रेमचंद का साहित्य इतना विशाल है और उनका जो वैचारिक लेखन है वह भी अच्छा खासा है। तो जब तक जो है हम उनके वैचारिक और उनके साहित्यिक लेखन को संपूर्णता में नहीं ग्रहण करेंगे, टुकड़ों-टुकड़ों में ग्रहण करेंगे, तो कई तरह के सवाल भी उठाए जा सकते हैं और एक जिसे कहा जाए कि एक जो है धुंध भी पैदा की जा सकती है। और जो अभी आपने कहा, देखिए मैंने नाम लिया ही, मैंने अज्ञे की बात की, मैंने निर्मल वर्मा की बात की, तो एक साहित्य की जो एक वो धारा है जो कि समाज से संपृक्त होकर के अपना लेखन नहीं करती है, जिसे कहा जाए कि अपने कलावाद, यानी कि उसकी पहली प्राथमिकता कला है, तो उस कला के खेमे से वो खारिज भी करती है प्रेमचंद को। क्योंकि अगर अगर प्रेमचंद का यथार्थवादी लेखन हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में स्वीकृत हो जाएगा, जो कि हो चुका है, तो अगर हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में यथार्थवादी लेखन स्वीकृत हो जाएगा, तो ये कलावादी जो लेखन है, ये कलावादी लेखन कहीं हाशिए पर जाएगा। तो यह डर, यह आशंका भी है एक कथित मुख्य धारा के, लेकिन भारतीय समाज की मुख्य धारा में मेहनत कश है, किसान है, मजदूर है, स्त्री है, दलित है, आदिवासी है, तो जब तक उसकी समस्याएं और उससे जुड़े प्रसंग साहित्य में नहीं आएंगे, तो साहित्य की मुख्य धारा नहीं बनेगी। प्रेमचंद ने यही काम किया था। 1936 के भाषण में उन्होंने कहा, साहित्य की कसौटी बदलनी होगी। तो प्रेमचंद ने जो साहित्य की कसौटी बदली थी, उस बदली हुई कसौटी से बहुत से लोगों को खतरा है। मैंने जैसा अभी भी पहले भी कहा कि अगर बदली हुई कसौटी स्वीकृत हो जाएगी, तो बहुत सी बेदखलियां हो जाएंगी हिंदी साहित्य में, बड़ी बड़ी बेदखलियां हो जाएंगी। तो अपने को, अपनी धारा को बेदखलियों से बचाने के लिए प्रेमचंद को प्रश्नांकित करना, प्रेमचंद को हाशिए में डालना, ये एक तरह की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद मुकेश, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.